हेलो एवरीवन। हमारा फिजिक्स की सब्जेक्ट खत्म हो गया था। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान जो वन डे एग्जाम है या एमपीपीएससी है, उसके लिए जीव विज्ञान क्या है? उसके लिए जीव विज्ञान एक अपॉर्चुनिटी है ज्यादा नंबर लाने की, यानी ज्यादा नंबर पाने की एक अपॉर्चुनिटी है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से जो हमारी जीके है उसके लगभग 20% क्वेश्चन आते हैं। यदि जो पूरी जीके है उसके अगर 50 नंबर माने जाए तो जीव विज्ञान के अकेले बायोलॉजी से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। या तो वो 5 क्वेश्चन हो सकते हैं या 10 क्वेश्चन होते हैं, जिस हिसाब से एग्जाम में 1 नंबर का 1 है तो 10 होंगे और 2 नंबर का 1 है तो 5 होंगे। तो जीव विज्ञान हमारे लिए क्या है? हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जीके में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की। और जो जीव विज्ञान है इसमें जो साइंस का पोर्शन है, साइंस के पोर्शन में बायोलॉजी से लगभग 60 to 70% क्वेश्चन कहां से आएंगे? बायोलॉजी से आएंगे। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे रिपीटेड होते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है सबको पता होता है, जो नहीं पता है जैसे हम पढ़ाएंगे। कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऐसे ही इसमें क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, नए क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज्यादातर क्या है रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। हमें बस इसे याद रखना है। इसमें जो फैक्ट है वो हमें याद रखना है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान जो लिखा हुआ है वो क्या है? जीवों का विज्ञान जीव विज्ञान है। हम जो जीव है, जीव जंतु है और पेड़ पौधे हैं, ये सबको हम जीवित मानते हैं। तो जीवों का विज्ञानी क्या होगा? जीव विज्ञान होगा। जीवों का मतलब क्या हुआ? जीवों का मतलब हमारे लिए जीव जंतु भी है और पेड़ पौधे भी हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधों के उत्पत्ति, उनका विकास का क्रम, उनकी संरचना और उनके जो क्रियाकलाप हैं उनके बारे में हम जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान में हम बायोलॉजी में इन्हीं सब चीजों के इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जीव विज्ञान है उसका जनक किसे बोला जाता है? ये एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक कौन है। तो जीव विज्ञान को एज अ साइंस सबसे पहले अरस्तु ने इसे स्थापित किया था। इसीलिए अरस्तु को क्या बोला जाता है? जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है या जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अरस्तु कौन था? अरस्तु जो सिकंदर था, जैसे सिकंदर महान बोलते हैं, सिकंदर महान का गुरु था। इसका जन्म 300 BC के पहले का। इसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था हिस्टोरिका एनालिज्म। इस बुक में क्या इसने बताया था? इसने सबसे पहले इस बुक में 500 जीव जंतुओं के नाम और उनके बारे में बताया था। जो अरस्तु था, हालांकि ये एक विचारक था, जिसे हम दार्शनिक बोल सकते हैं। ये एक क्या था? विचारक या दार्शनिक था। ये क्या, अपने जो इसका दर्शन शास्त्र, आप जब प्रशासनिक सेवा की तैयारी करोगे तो एक सब्जेक्ट आता है इथिक्स में जो विचारक हैं अरस्तु, प्लूटो, सुकरात और हमारे जो महात्मा गांधी, बौद्ध, महावीर, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे तो उसी में एक इंपोर्टेंट व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम आता है अरस्तु। यानी कि इसने दर्शन शास्त्र, यानी ये एक दार्शनिक था, इसने अपने दर्शन शास्त्र में अपने विचार दिए। इसने ज्यादातर अपने विचार किस पर दिए? राज्य पर दिए। राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य का जो शासक है वो कैसा होना चाहिए,
वगैरह वगैरह, और शासक में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, राज्य को कैसे चलाना चाहिए, जो हमारे कौटिल्य में, जो विष्णुगुप्त शर्मा यानी कौटिल्य है, जो हमारे लिए, जो उनके विचार है, ऐसे ही ग्रीक वासियों के लिए अरस्तु के विचार मायने रखते हैं। तो अरस्तु ने एक बुक, यानी अरस्तु ने क्या है, एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका एनालिटिका, जिसमें 500 जीव जंतुओं के नाम और उनके बारे में लिखा गया। ठीक है, ये हो गया जीव विज्ञान क्या है। अब जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं, एक जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को क्या बोलते हैं, जूलॉजी, और जो वनस्पति विज्ञान है उसको बोलते हैं बॉटनी। और जंतु विज्ञान क्या है, जिसमें हम जीवधारी, जो जीव जंतु है या जीवधारी है, उनकी उत्पत्ति, संरचना, विकास आदि के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने जानकारी दी, अरस्तु ने। इसलिए जीव विज्ञान के साथ साथ हम जंतु विज्ञान का भी जनक किसे मानते हैं, अरस्तु को। अरस्तु ने जो बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका एनालिटिका, उसमें उसने सबसे पहले 500 जीव जंतुओं के नाम बताए और उनके बारे में बताया कि इनकी क्या क्रियाकलाप है, कैसी संरचना है, वगैरह वगैरह। तो हम जंतु विज्ञान का भी जनक किसे बोलते हैं, अरस्तु को। अब आते हैं वनस्पति विज्ञान। इसमें हम वनस्पति या पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, या पेड़ पौधे के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। पेड़ पौधों, जो सबसे पहले पेड़ पौधों के बारे में सबसे पहले किसने बताया है, थियोफ्रिस्टस। अब उनने क्या बताया, क्यों बताया, क्यों ही हम उन्हें जनक बोल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि इनके बताने से पहले पेड़ पौधे नहीं थे, इनके बताने से पहले भी पेड़ पौधे थे, इनके बताने से पहले पेड़ पौधे थे। तो क्या लोगों ने उनके बारे में जानकारी नहीं थी? भाई उनके बारे में जानकारी थी, पहले भी लोगों को पेड़ पौधों के, जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी थी, लेकिन एक शाखा के बारे में, एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जिसे जाता है, या जिसने सबसे पहले पेड़ पौधों के बारे में लिखना स्टार्ट किया, विधिवत तरीके से लिखना स्टार्ट किया, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसका जनक बोलते हैं, उसका संस्थापक बोलते हैं। वो सबसे पहले किसने किया था? वो सबसे पहले थियोफ्रिस्टस ने किया था। वो सबसे पहले किसने किया था? थियोफ्रिस्टस। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था हिस्टोरिका प्लेंटिनम, जिसका नाम था हिस्टोरिका प्लेंटेरम। इसमें इन्होंने क्या बताया था, जैसे कि अरस्तु ने 500 जीव जंतुओं के बारे में बताया था अपनी बुक में, ऐसे ही थियोफ्रिस्टस ने अपनी बुक में 500 पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी थी, नाम और उनके बारे में जानकारी दी थी। इसलिए हम वनस्पति विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? थियोफ्रिस्टस को बोलते हैं। ये हो गया हमारा जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब आते हैं सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। सजीव क्या होते हैं? सजीव वे लोग होते हैं जो श्वसन, उत्सर्जन और उच्छ्वसन और आदि क्रियाएं करते हैं, उन्हें क्या हम बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। निर्जीव उन्हें बोलते हैं जो ये सारी क्रियाएं नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। जीव विज्ञान में हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो जंतु विज्ञान होता है उसमें हम सजीव और निर्जीव दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सजीवों का विज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। इसमें हम सजीव इन द सेंस जीवित लोगों का हम अध्ययन करते हैं, या जीवित लोगों के बारे में पढ़ते हैं। और जो निर्जीव और जीवित दोनों के बारे में जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जंतु विज्ञान, उसमें हम अध्ययन करते हैं।
अब सजीव, सजीव हम किसे बोलते हैं? सजीवों का विज्ञान जीव विज्ञान होता है। सभी जीवों का विज्ञान जीव विज्ञान होता है। सजीव हम किसे बोलते हैं? जिसमें उत्सर्जन, पाचन, श्वसन और अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सजीव बोलते हैं। सजीवों के क्या क्या गुण होने चाहिए? सजीवों के गुण क्या क्या होने चाहिए? सजीवों के क्या क्या गुण होने चाहिए? सजीवों में सबसे पहले क्या है? श्वसन होना चाहिए। श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, और इससे क्या होता है? हमें एनर्जी मिलती है। सांस लेने से सब कैसे एनर्जी मिलती है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एक अभिक्रिया होती है जिसमें जो जटिल अणु है, जटिल अणु को ऑक्सीजन की सहायता से सरल अणुओं में तोड़ लिया जाता है। ये अभिक्रिया कहाँ पे होती है? ये अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ये कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा स्तर। ठीक है, अब ये होती कैसे है? ये देखो आप, ये C6H12O6 प्लस O2 मिलके क्या बनती है? ये क्या है? जटिल अणु है। जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो ये हमें उससे मिलते हैं। फिर हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमें सांस से मिलती है। तो ये दोनों की अभिक्रिया होकर हमें क्या होता है? CO2 प्लस H2O प्लस 673 किलो कैलोरी, यानी कि 673। जो जटिल अणु है, जटिल अणु ऑक्सीजन की सहायता से जब टूटते हैं तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा हमें हमारे शरीर के अन्य जो कार्य हैं उनके करने के लिए जरूरी होती है। ये जो एनर्जी हमें मिलती है, जो जटिल अणु है वो ऑक्सीजन की सहायता से सरल अणुओं में टूटते हैं, तो एनर्जी जो हमें मिलती है, उसी एनर्जी से हम चल फिर पाते हैं। जो हमारी क्रियाएं हैं, मैं पढ़ा पा रहा हूं, तो मेरे अंदर एनर्जी कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। जो हमारे अंदर एनर्जी आ रही है वो 673 एनर्जी जो रिलीज हो रही है, इस अभिक्रिया से हुई हमारे अंदर आ रही है। ठीक, और इसके बाद में श्वसन के बाद में क्या होना चाहिए? श्वसन के बाद में होना चाहिए उत्सर्जन। उत्सर्जन उत्सर्जन का क्या मतलब है? जो भी हम पदार्थ ग्रहण करते हैं, यानी जो हम पदार्थ खाते हैं या पीते हैं, उससे हमें एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद में जो उसका बचा हुआ वेस्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। यानी जो हमारे अंदर वेस्ट पदार्थ होता है, उसे बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। अब ये जो वेस्ट पदार्थ हमारे अंदर है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, और ये जो हमारे अंदर रह के हमें रोगों, जो हमें बीमारी करता है। यानी कि अगर हम कोई अपने जो अंदर हमारे जो वेस्ट पदार्थ है, यदि वो नहीं निकलेगा तो हम उससे क्या है? बीमार होते हैं। इसलिए इसका निकलना बहुत जरूरी होता है।
अब ये निकलता किस किस से है, कैसे कैसे निकलता है? जो हमारे अंदर ऑयल वगैरह रहता है, ऑयल ऑयल कहां से निकलता है? वो हमारी जो स्किन है, स्किन की श्वेत ग्रंथियां होती हैं उससे निकलता है ऑयल। और पानी, जो हम पानी पीते हैं वो कहां से निकलता है? वो किडनी के द्वारा फिल्ट्रेशन के बाद हमारे मूत्र मार्ग से निकल जाता है। और उसके अलावा कहां से निकलता है? और उसके अलावा हमारे स्किन से भी पानी निकलता है। उसके बाद में जो हम खाना खाते हैं उसका वेस्ट पदार्थ हमारे जो आंत से, छोटी आंत और बड़ी आंत से पचने के बाद उदर गुहा से निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उत्सर्जन, श्वसन, उत्सर्जन और पाचन। और इसके अलावा एक होता है जनन। जनन क्या होता है? जनन सजीवों का, ये क्या है? जनन सिर्फ सजीवों में होता है। जनन का क्या मतलब है? जनन का मतलब है अपने जैसी संतानें उत्पन्न करना। क्या है जनन? अपने जैसी संतानें उत्पन्न करना, या अपने जैसी संतानें उत्पन्न करना क्या है? जनन है। अब ये यदि जो सजीव है, चाहे वो मतलब सजीव इन द सेंस जंतु है, जीव या जंतु है, यदि वो जनन ही करते रहेंगे तो बहुत जल्द, यानी 10, 15 या 20 साल में ये पृथ्वी क्या हो जाएगी? जीव जंतुओं से भर जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जीव जंतुओं में एक तो आपस में, जीव जंतुओं में क्या होता है? आपस में जीव जंतुओं में जो आपस में जीवन संघर्ष होता है, उसके बाद में जो महामारियां फैलती हैं और जो आपदाएं आती हैं, उससे क्या होता है? जो जीव जंतुओं की जो संतान है या संतान उत्पत्ति होती है वो क्या होती है? वो लिमिटेड रहती है, यानी कि वो लिमिट रहती है उसकी, यानी वो उतनी ही रहती है जितनी की संघर्ष में कामयाब हो जाती है, महामारी में बच जाती है और आपदा में सुरक्षित रह पाती। इस तरीके से जो हमारी प्रकृति है वो जीवों का जनन करना और उनको नष्ट करना, वो क्रियाकलाप किए रहती है। अब जो जनन है, अभी हम प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, तो अभी लगभग जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन है। ये 7 बिलियन, आप अगर इसकी एक स्टडी देखेंगे तो इसमें आप देखोगे कि 1800 ईस्वी में, जो 1800 ईस्वी थी, 1800 ईस्वी में वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ 1 बिलियन थी। यानी कि 1800 ईस्वी में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन थी। 1900 ईस्वी में आते आते ये क्या हो गई? 1.6 बिलियन। 1900 में 1.6 बिलियन हुई, यानी एक दशक में सिर्फ और सिर्फ 0.6 बिलियन ये बढ़ी। इस हिसाब से बढ़ती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्या हो रहा है? जो इंसानों की पॉपुलेशन है, यानी जो बर्ड पॉपुलेशन हम जिसे बोलते हैं, वो बहुत जल्दी बढ़ रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है। पहले जो बर्ड पॉपुलेशन थी वो डबल होने में 100, 200, 500 साल लग जाते थे। 1 बिलियन ये 1800 से पहले 1500 से लेके 1500 ईस्वी में भी 1 बिलियन थी, और 1800 ईस्वी तक आते आते ये सिर्फ 1 बिलियन ही रही। यानी कि इसमें लोगों का जन्म होता रहा और उनकी मृत्यु होती रही। तो ये अपने
जो प्रकृति थी उसने एडजस्ट करके रखा। लेकिन जैसे ही 1800 से 1900 में एकदम से रैपिडली बढ़ी, लेकिन 1900 के बाद से ये पॉपुलेशन बहुत जल्दी बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है। 15 में ये 2 बिलियन हुई, 1960 में ये 3 बिलियन हुई, और 1970 ईस्वी में ये 4 बिलियन 9, और ऐसे 2010 में ये आते आते 7 बिलियन हो गई। इस हिसाब से बढ़ी है। जो जनसंख्या बढ़ी है वो 1950 के बाद एकदम से बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ? ये जो पॉपुलेशन है 1950 के बाद से एकदम से क्यों बढ़ी? क्योंकि 1950 के बाद में कोई मेजर महामारी और आपदाएं नहीं आई, और ना ही कोई युद्ध हुए। जो युद्ध होते थे वो भी नहीं हुए, इसलिए ये जो जनसंख्या है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है और आगे भी करती जाएगी, जो कि हमारे लिए क्या है, एक खतरनाक स्थिति है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति में संसाधन है वो लिमिटेड है। प्रकृति में संसाधन लिमिटेड है, लेकिन उनके दोहन के लिए लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वो जो संसाधन हमारे पास है, जो प्रकृति के पास है, वो जल्दी जल्दी खत्म होंगे, जिससे कि जीवन संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या आया? श्वसन, उत्सर्जन, जनन और पाचन। पाचन क्या होता है? पाचन जो हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो कहां से पूरी होती है? पाचन के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसी से हमें एनर्जी मिलती है। अब पाचन स्टार्ट कहां से होता है? पाचन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। जैसे ही हम मुंह में कोई भोजन रखते हैं, वहीं से हमारा पाचन का कार्य स्टार्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? सबसे पहले हम मुंह में भोजन यानी जो हम खाना खा रहे हैं उसे चबाते हैं, तो उसमें जो हमारी लाल ग्रंथि है उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वो उसमें चिपक जाता है, जिससे कि हम जो लीलते हैं वो हमारे नीचे आंतों तक पहुंच जाता है। जैसे ही हमारी आंतों में पहुंचता है तो उसमें आगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आके मिलता है, और वो क्या करता है, इसे पाचन का जो आगे का जो क्रिया है उसे स्टार्ट कर देता है, और हमारा पाचन हो जाता है। और जो बचा हुआ वेस्ट पदार्थ है उसे हम उत्सर्जित कर देते हैं, और जो एनर्जी मिलती है उसे हम स्टोर कर लेते हैं। किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। और वो हमें जब उसकी आवश्यकता होती है, जब वो ग्लूकोज को ग्लाइकोन में चेंज होके हमारे शरीर को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।